नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं दंगल ड्रामा के बारे में। इलेक्शन बहुत ज्यादा पास है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, और उसके लिए किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है हम सब देख रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, बार बार एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, लगातार सुदर्शन न्यूज भी दिखा रहा है कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, एक ईमानदार छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव की ये तमाम जो ड्रामा नजर आ रहा है वो कोई और नहीं, खुद मुलायम सिंह यादव रच रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब हम देखने लगे हैं कि किस तरह से सिंपैथी भी अखिलेश यादव के लिए लोगों के बीच नजर आने लगी है। लेकिन सवाल यह भी कि जिस तरीके से पार्टी दो खेमों में बटी है, दोनों के ही कार्यकर्ता, यहां तक कि बड़े नेता आपस में भिड़ रहे हैं, क्या उससे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव को अब माना जाए, और उसी के लिए तमाम चीजें रची जा रही हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। मुल्ला बनने से पहले मुलायम सिंह यादव कभी पहलवान हुआ करते थे। वो बात दूसरी है कि पहलवानी से ज्यादा उन्हें राजनीति का अखाड़ा पसंद आया। लिहाजा जिस तरह मुलायम सिंह आधे अधूरे पहलवान ही बन पाए, उसी रीत पर बाकी समाजवादी भी चरम का दंगल लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो विशेषज्ञ पहलवान मुलायम के दांवपेच से वाकिफ हैं और जिन्हें अमर सिंह के दिमाग की भनक है, साथ ही जिन्हें पता है कि शिवपाल यादव में वाकई कितना मादा था और है, उनकी नजरें समाजवादियों के हुड़दंग को ड्रामा करार दे रही हैं। मोटे तौर पर हंगामा जो दिखा रहा है, उसके मुताबिक सबसे बड़े पहलवान यानी मुलायम यादव के सामने चाचा भतीजा एक दूसरे पर आरोपों के दांवपेच लगाते हुए चढ़ाई तक करने से पीछे नहीं हटे। सरे महफिल अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर शिवपाल और अमर सिंह को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव भी किसी भी सूरत में भाई शिवपाल और बुरे वक्त के राजदार अमर सिंह से दूरी बनाने को तैयार नहीं है। इस कुश्ती में बार बार भावना का तड़का भी लगाया जा रहा है। कभी बड़े तो कभी छोटे नेताजी अश्रुधारा से श्रोतागणों के मन को भावुक कर देते हैं। अखिलेश ने समाजवाद की महापंचायत में कहा कि दूसरे तरफ के दंगलबाज उनके और उनके पिताजी के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। लिहाजा वो दीवार खड़ी होने से पहले उस पर बुलडोजर चला देंगे। हाँ, अखिलेश की नजर में चाचा राम गोपाल दूध के धुले हुए हैं, लिहाजा उन्हें ही टिकटों का बंटवारा करने का विभाग दिया जाए। भतीजे के दांवपेच देखकर मैदान में कूदे शिवपाल यादव ने सीएम साहब को याद दिलाया कि उनके पैदा होने के पहले से ही वो राजनीति के दंगल में चैंपियन बन चुके थे। उन्होंने समाजवाद के अखाड़े को अपने पसीने से सींचा है। बकौल शिवपाल, अखिलेश समाजवाद के बने बनाए नरम नरम मिट्टी के अखाड़े पर सीमेंट की परत चढ़ाना चाहते हैं, दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं। पहलवान शिवपाल ने कहा कि अमर सिंह भी कोई कम रेसलर नहीं। 2003 में इन्हीं के दांवपेच से सरकार बनी थी, जबकि राम गोपाल वो भेदिया है जो हमारे अखाड़े के सीक्रेट प्लान लीक कर देता है। ताजा दंगल के आखिरी वक्त में मुलायम पहलवान ने दस्तक दी और बेटे अखिलेश के कनपटे पर दांव मारते हुए चाचा का सम्मान करने का सबक सिखाया। मुलायम सिंह ने अमर सिंह और शिवपाल पर पूरा भरोसा भी जताया कि ये पीछे से धक्का देने वालों में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम बड़े पहलवानों के अटैक पर जो प्रतिक्रिया जाहिर की है, उससे सबके सामने संकेत यही गया है कि छोटे पहलवान अब छोटे नहीं रह गए। चाचा राम गोपाल का हाथ पकड़कर वो जवाबी हमला जरूर करेंगे। हालांकि सियासी कुश्ती को देखते देखते खाट पकड़ चुके नब्जबाजों की नजर में यादव कुनबे का गृहयुद्ध नूरा कुश्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो क्या सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के भविष्य के लिए तमाम चीजें रची जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं, और बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड की तरह हम कह सकते हैं कि ये चीजें सामने आ रही हैं? आप जरा दिखाते हैं आपको कि रामगोपाल यादव ने अभी हाल ही में क्या कहा है।
आज मीटिंग में उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने आपको भी कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं, एक षड्यंत्र हो रहा है पार्टी में, पार्टी को थोड़ा इस पर आप देखिए, हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहाँ तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी। अमर सिंह और शिवपाल एक साथ जाके उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में मीटिंग करने जाएंगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रामगोपाल क्या है और क्या चीज है। वहाँ एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार रही। मैंने जनता के बीच कभी कोई काम नहीं किया। सीएम के साथ कहते हैं कि वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, अलग कोई सवाल नहीं अलग पार्टी बनाने। अलग पार्टी क्यों बनाए? अलग पार्टी वे बनाए जिनके पास कुछ नहीं, सब कुछ अखिलेश के पास। जनता अखिलेश पास के, जनता ही पार्टी होती है, वही मतदाता पार्टी होती है, वही बनाती, उसी पर मान्यता मिलती। अभी तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि अखिलेश कैसे मुख्यमंत्री बने, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर दिस। सुना आपने रामगोपाल यादव को, बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है वो जाके पार्टी बनाए। तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के पास है, जनता सपोर्ट में है, तो अलग पार्टी बनाने की जरूरत ही कहां पड़ी। साथ ही हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरीके से दो खेमों में बटी हुई एक ही पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं मंचों पर। देखिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा देश चाहता है, पूरे देश की नजरें आज माननीय अखिलेश यादव जी के पे टिकी हैं और माननीय ये हिंदुस्तान का नौजवान, उत्तर प्रदेश के सभी किसान मजदूर और सब चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को आगे किया जाए और उस लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी को आगे करके उत्तर प्रदेश के जो चुनावी 2017 है वो लड़ा जाए। पीछे जान दे देंगे हम लोग, गांव के हैं फोर्स का पूरा हमने आग लगा लेंगे, चच्चा के पीछे आग लगा लेंगे, नहीं मर जाएंगे, पेट्रोल लगाएंगे पूरा फोर्स। अखिलेश की गुंडाई, फोर्स भी पूरा अखिलेश की गुंडाई हम लोगों को मारा। तो अंदाजा लगाइए, कोई दो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इलेक्शन कितने पास है हम सब जान रहे हैं, और किस तरीके से एक ही पार्टी दो बुरी तरह से खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, और कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये भी नजर आ रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो लोग देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो गलत है, क्योंकि वेल स्क्रिप्टेड ये ड्रामा है, पूरा ड्रामा रचा जा रहा है लोगों को भरमाने के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि बाकी के लोग साइडलाइन हो जाएं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को सत्ता की चाबी सौंपने की तैयारी है। खास तौर से जो मुलायम यादव सुप्रीमो रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वही की वही विरासत पूरी वो सौंपना चाहते हैं अखिलेश यादव को। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश वाजपेयी हैं जो कि बीजेपी से हैं, साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र दुबे हैं जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं। हमारे साथ चौधरी मुनव्वर हसन गौड भी हैं बहुजन समाज पार्टी से। इसी के साथ हमारे साथ जीशांत हैदर जो कि प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत में आपसे करूंगी मुकेश वाजपेयी जी, आपके लिए तो बहुत बेहतर हो रहा है। ये इनका पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन नेताजी काफी मजे हुए नेता हैं मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी। और जैसा आपने बताया स्क्रिप्टेड है, और ये देखिए कुछ दिनों से आपने पीछे देखा होगा कि मीडिया का जितना भी फोकस है और प्रदेश की जनता का जो फोकस है वो जो एक्चुअल में जो वहाँ पे समस्याएं हैं उनसे हटके इस तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इसमें सफल रहे हैं। आज अब देखिए, कभी वो निकाल देते हैं मंत्री को, फिर वापस आ जाते हैं, कभी वो विभाग छीन लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता है, उसके बाद वो मान मनोबल हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। सवेरे ये लग रहा था कि दो तरफ पार्टी जा रही है, शाम तक समाचार ही आने लगा नहीं गले मिल गए, पैर छू लिए, सब ठीक हो गया। उसमें भी झगड़ा हुआ है, उसमें भी हाथापाई चलता रहा। नहीं, उसके बाद भी सुनने में आया कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया, खत्म हो गया सारी, और ये आगे भी चलेगा। और हमारी आशंका तो ये है कि ये पार्टी
दो गुटों में बढ़ जाएगी और एक गुट को अखिलेश यादव को बड़ा ईमानदार और ये दिखाने के लिए 4.5 साल मिलके इन्होंने कुशासन करा वहाँ पे, 4.5 साल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी, माफिया राज वहाँ पे आज तक कभी इतना माफिया राज अवैध कब्जे नहीं हुए जितने इनके टाइम में हुए। इन सब से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया का अटेंशन वहाँ तक न पहुँचे, पब्लिक की जनता जो है वो इस बात में उलझ जाए कि मुलायम सिंह ज़्यादा ईमानदार हैं या अखिलेश ज़्यादा ईमानदार है। इस तरह से ये करने की इनकी वो है, लेकिन प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है। चाहे आप 5 साल पहले मायावती जी का शासन हो, उसमें जिस तरह से NHRM घोटाले और ये हाथियों के स्टैचू वगैरह जो जितने भी एक हुए, और उसके बाद ये 5 साल मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी के शासन, इसके बाद अब जनता वहाँ पे तरसता है, जनता चाहती है वहाँ पे एक ऐसी सरकार बने जो प्रदेश को विकास की तरफ ले जाए। और हमारा नारा सबका साथ सबका विकास जो लोकसभा के इलेक्शन में था वही अब हम विकास के नाम पे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इनकी पार्टी के अंदर या मायावती जी की पार्टी के अंदर क्या हो रहा है हमें इससे कोई लेना बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, मायावती जी की पार्टी से भी है, समाजवादी पार्टी से भी हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप किस तरफ हैं, अखिलेश यादव की तरफ या शिवपाल यादव की तरफ? देखिए, यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं, ना हम किसी खेमेबाजी में हैं। माननीय नेताजी ने पार्टी बनाई है, माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, और उनका आदेश सभी लोग मानते हैं, हम भी उसमें एक हैं कि नेताजी का जो आदेश होगा उस आदेश को हम मानते हैं। और नेताजी को आज अखिलेश जी ने भी कहा कि नेताजी जो आदेश करेंगे उसका वो पालन करेंगे, और शिवपाल जी भी यही कह रहे हैं, राम गोपाल जी भी, मुझे भी अपनी बात रख लेना दो। ये तो आप इतने आदेश का अगर पालन हो रहा है तो फिर पार्टी में इतना ज्यादा हंगामा, हाथापाई पर इतने बड़े नेताओं का उतर आना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रही, और जो कम्युनिकेशन गैप होता, कहते हैं कि जब संवादहीनता हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को, नई परिस्थितियों को, नए झगड़ों को और नई चीज़ों को जन्म देता है। इसीलिए कहते हैं कि संवाद हमेशा स्थापित रहना चाहिए जब आपस में हैं। जहाँ संवादहीनता की नौबत आई तो वहाँ दिक्कत जरूर हो जाती है। और जहाँ तक बीजेपी के, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सपा ने कोई अपने वो छुपाने के लिए ये सारा कर रहे हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि जितना सरकार ने काम किया है उतना किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बता रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ कि मेट्रो लाने का काम हमने किया है। हम बता रहे हैं कि आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे जो बन गया है वो हमने बनाया है। हम बता रहे हैं कि 500 MBBS सीटें लाने का काम हमने किया है। बताइए, जनता को बताइए ना, टीवी पे का बताइए सकते नहीं, टीवी के माध्यम से आपका चैनल का टीवी जनता नहीं देख रही है क्या? बताइए, सिर्फ टीवी पे आप सच्चाई बताइए कि जो गुत्थम गुत्था वहां चल रही है। रामगोपाल यादव जो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अमर सिंह को और शिवपाल यादव को मेरी बुराई करने पर अगर वो वहां बिना पिटे वापस चले आए तो आप बताइएगा। यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है। मैं बहुत सारी बात है, बिल्कुल बहुत सारी मैं बात है, मैं अपनी बात पहले कह लेने दो। आप क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। जवाब देना, जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है, कम्युनिकेशन गैप से ही सारे मामले खड़े होते हैं। कहीं भी देख लो, जहाँ भी संवादहीनता हुई वहां पर स्थिति हमेशा दिक्कत पैदा हुई। अगर किसी ने कोई बात कह दी, उसका स्पष्टीकरण अगर चाहिए हो तो कम्युनिकेशन इसका कहते हैं कि नहीं, जब बातचीत के माध्यम से आज भी नेताजी ने तस्वीरें देखिए, आप ही की तस्वीरें देखिए। जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं उन्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। ये विधानमंडल दल की ये गुंडई नहीं चलेगी, और जो अधिकार बहुत दुखद रहा। और जिन लोगों ने भी किया, नेताजी ने बहुत सारे कहा, बहुत से लोगों पे ये भी कहा कि जो आप लाल टोपी लगा के आए उसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी। उन्होंने समाजवादी बताया कि आपको समाजवादी की परिभाषा भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने बताया, पाठ पढ़ाया कि बहुत सारे लोग आपस में कि मैं इस खेमे में, मैं इस खेमे में हूँ, उसके बदौलत वो अगर लड़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेताजी ने उस पर उन लोगों को बताया भी कि भाई किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हमने संघर्ष से आगे बढ़ाया। ठीक है राघवेंद्र, चौधरी मुनव्वर हुसैन, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि मुसलमानों से फेवर लेने के लिए, अपीजमेंट के लिए शिवपाल यादव ने कई बार सबके सामने उनके निर्णयों की धज्जियां उड़ाई, उनकी बेइज्जती तक कर डाली। जी उत्तर प्रदेश से खत्म हुई
अब इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा उत्तर प्रदेश के अंदर। रही बात, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ जो सपा के यहाँ मौजूद हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई थी मुलायम सिंह जी को, 2 महीने पहले उनका बयान आया कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कोई काम करें, इस तरीके से पैसा ना कमाएं। इसका मतलब कोई चोरी लूट बाजारी जो ना सरकार में चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार जो है ना अखिलेश सरकार है जी। तो अखिलेश की सरकार में जो ना ये सब चल रहा था। उसके बाद शिवपाल जी ने एक दिन बयान दिया अपना, आपने देखा होगा, सभी ने देखा है, मेरे पास है, अगर मित्र कहेंगे मैं दिखा दूंगा, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से यदि पार्टी के लोग कब्जा करना और गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहते हैं अखिलेश जी की साफ छवि है, अखिलेश जी की सरकार साफ छवि की है। मैं नहीं कहता, इनके बड़े नेता जो इनके कर्ता धर्ता हैं, पार्टी को बनाने वाले हैं, वो लोग पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं जी। और आज जो है ना पूरा देश देख रहा है कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। कल मैं डिबेट देख रहा था परसों, तो एंकर साहब पूछ रहे थे कि भाई ये समाजवादी पार्टी किधर जा रही है, तो मैं बैठा हूँ मुस्कुरा रहा था, मैंने भैया ये सफाई जा रही है, अपने घर बहुत दिन हो गए, बड़ा काम कर लिया। रही दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सपा ने लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वही उत्तर प्रदेश होगा, वही प्रशासन होगा, वही सारी पुलिस होगी, वही IAS IPS सारे वही होंगे, लेकिन सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जो गुंडागर्दी है वो खत्म हो जाएगी। आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि सरकार आपकी आएगी और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कन्फर्म है। आप कह रहे हैं कन्फर्म है, ठीक है। जीशांत हैदर भी 4 महीने के बाद और जो है ना हम इन लोगों को दिखाएंगे उसी प्रशासन से कैसे काम लिया जाता है। ठीक है, जीशांत हैदर भी मेरे साथ हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोशिश तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं ना, उनको भी वही उम्मीद है कि वही जीतेंगे। जीशांत हैदर, सवाल अब ये है कि जो मैंने बीजेपी से पूछा, अगर मैं पूरी नहीं, मैं सब मेहमानों का एक एक करके जवाब लूंगी क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जीशांत हैदर, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या फिर बीजेपी को लग रहा है कि वो कंफर्म आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने तो अपने आप को डुबो दिया, क्या वैसा ही महसूस कांग्रेस भी कर रही है? नहीं, देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी के लिए जिस पे आपका जो है आज का टॉपिक है, आज देखिए समाजवाद यहाँ पे सड़कों से लेके मंच तक और सीएम हाउस से लेके रामगोपाल जी की जो बयान आया उस तक हर जगह दिखने को मिला है। बिल्कुल कि समाजवाद की असली परिभाषा इन लोगों ने दिखाई है। जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, चाहे वो आशु मलिक को सीएम हाउस में वो बता रहे हैं कि उनको मारा गया है, चाहे वो इनके समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर समाजवादियों ने जिस तरह से मारपीट की है, और चाहे जिस तरह से रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि अगर वो जाएंगे तो वहां मारे जाएंगे। तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरह से 4.5 साल में उन्होंने कुशासन किया है प्रदेश के अंदर, और अब 2-2.5 महीने बचे हैं आचार संहिता लगने में, हमें लगता है जाते जागते ये आखिरी कील भी अपने ताबूत में ठोक गए हैं। और देखिए ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारी पार्टियां सरकार बनाने के लिए ही लड़ती हैं। बिल्कुल, चाहे वो बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। तो ये सवाल ही हमारे हिसाब से बेमानी है कि सारी पार्टियां विधानसभा में अगर आ रही हैं तो चुनाव जीतने के लिए ही आ रही हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए ही आ रहे हैं। और हमें लगता है कि कितनी तैयारी है और किसकी कितनी संभावनाएं और समीकरण कैसे बन रहे हैं। जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी की आप कह रहे हैं कि अपने आप ही अपने ताबूत में आखिरी कील भी ठोक ली है, तो उससे फायदा किसको होगा? नहीं, लेकिन वही हम कह रहे हैं ना, देखिए सब अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करते हैं और सब अपनी पार्टी का बताते हैं कि हमारी सत्ता, हमसे आप पूछेंगे हम भी यही कहेंगे, सत्ता में आ रहे हैं, बसपा वाले भी यही कहेंगे और हमारे सपा के मित्र भी कहेंगे। लेकिन तो देखिए चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन 5 साल में जिस तरह से क्या तैयारी और क्या प्रदेश में पोजीशन है साफ नजर आता है। जीशांत हैदर, क्योंकि जमीन पे आप लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे ओपिनियन पोल्स भी कह रहे हैं कि 8 से 12 सीटों तक कांग्रेस सिमट रही है। प्रशांत किशोर के सामने जिस तरह की हम देख रहे हैं झगड़ा हाथापाई, वो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में भी हो रहा है। सवाल तो ये है कि हम सब जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक्सेप्ट करें टीवी के सामने या ना करें। मैंने पूछा कि इस झगड़े से समाजवादी पार्टी, ये आप लोगों को ज्यादा पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हमें लगता है ये आप लोगों को ज्यादा पता है, आप लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जहां तक आप जी
कर रहा है, कैसे हो रहा है, सबको पता है। और आप जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में जिस तरह से जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल खराब किया है, उसकी भी चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 10 और 12 सीटें जो आप दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी आप सीटें दीजिए, उनकी तो हमें लग रहा है सरकार बनाए दे रही। नहीं, आप पहले से ही 10-12 सीटें आप कैसे कह सकती हैं? मुकेश वाजपेयी जीते हैं तो ठीक है। हाँ, वो जवाब देंगे आपका। आप सवाल करें कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। अपने को 300 सीटें कह देगी तो आप उसका जिक्र करेंगी? मैं ओपिनियन पोल की बात कर रही हूँ, और मैं किस चीज का जिक्र करूंगी उसके लिए आपको पूरे दिन टेलीविजन में बैठना पड़ेगा। आप यहाँ पर्सनल ना हो, ओपिनियन पोल जो कह रही है मैंने वो बताया है आपको, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है ये। और जो माहौल खराब हो रहा है उसके बारे में आप बीजेपी से बात करें ना। शशि जी, ये पेड ओपिनियन पोलों के ऊपर पहली बार तो हम अपनी राय नहीं देते हैं। आप तो 2014 में भी कहा मान रहे थे लोकसभा इलेक्शन के समय में। पार्टी के स्पॉन्सर्ड भारतीय जनता पार्टी के, तो उससे पहले ठीक है, मुकेश वाजपेयी जवाब देंगे। नहीं मान रहे थे, जी शांत है इधर। देखिए, मुकेश वाजपेयी जी जवाब देना चाहते हैं। आप किसी भी दल को मत मानिए, सब दल कहता है कि हम जीतेंगे, लेकिन आप अपने दल के जो आपके नेता छोड़ के आ रहे हैं उनकी तो बात मानेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जी अभी आपके जो युवराज है उनको गलत पता कि हमारी पार्टी में आई है। बसपा का यही हाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य, कितने आप नाम गिनेंगे? आप देखिए, ये माहौल से पता चल जाता है कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ मेजोरिटी में आ रही है। ये लोग छोड़ के आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाली सरकार किसकी बननी है, किस दल की बननी है। एक आदमी का नाम बता दीजिए आपकी पार्टी ज्वाइन करी हो। आप लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बता दीजिए आपको पार्टी को किसने ज्वाइन करा? हम बता रहे हैं आपके 50 लोग गए होंगे, एक आदमी ने आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। ये जीता जागता उदाहरण है कि आपकी पार्टी कहाँ जा रही है। आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि वो सफाई जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी को भारत छोड़ के इटली की तरफ जा रही है। आपके चैनल पेड चैनल दिखाते हैं, मैं बताता हूँ। अब आप मीडिया को पेड चैनल कह रही है तब भी हकीकत नहीं बदलेगी। रिजवान जहीर साहब, किसान जी, हकीकत ये है कि आपके लोग 4 बार के एमएलए, 2 बार के नेता आपकी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आपसे विश्वास उनका खत्म हो चुका है। आपके नेता को नेता नहीं मान रहे हैं वो लोग। आप लोग जो पेड चैनल चलवा रहे हैं हर जगह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मुकेश जी। देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहाँ तक सुनेंगे? आप 1 घंटे की डिबेट खत्म हो जाएगी। अगर आप इस तरह की डिबेट करेंगे तो मैं भी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस तरह की बात मुझे एक छोटे से ब्रेक की हमारे यहाँ जगह नहीं बची, उनको आप ले रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ओपिनियन पोल्स को आप तब मानेंगे जब आपके फेवर में हो, और ओपिनियन पोल्स ऐसा नहीं है कि 100% सच होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेफोलॉजिस्ट बिल्कुल ही ना समझ पाए कि जमीन पे चल क्या रहा है। कुछ हद तक तो करीब पहुंचते हैं ना सेफोलॉजिस्ट। रविजोत, आपसे सवाल है मेरा। जी, जो भी कांग्रेस के जो मेरे दोस्त हैं, मुझे अभी मैं हंस भी रहा था, मुस्कुरा रहा था बीजेपी और कांग्रेस की इस बहस के बीच में। कांग्रेस जमीनी हकीकत कब समझेगी मुझे समझ में नहीं आता। 44 सीट पर पहुंच गए सेंटर में, उसके बाद यूपी के अंदर में क्या हुआ, जैसे अभी भी इन्होंने बोला कि रीता बहुगुणा जोशी भी छोड़कर आ गई, बहुत बड़ा झटका था। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन देखा जाए तो झटका तो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा था। मुझे लगता है कांग्रेस आज भी जमीनी हकीकत से बहुत परे है, और वो जो परिवारवाद की एक राजनीति बन के रह गई है, एक सिमट के रह गई कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के बीच में। मुझे लगता नहीं इसके आगे सोच भी पाएंगे कभी। इसके साथ साथ हम बात करें परिवारवाद की, जिस तरीके से बिखराव हमें नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी में, आज उसी पर हमारा शो है। एक छोटे से ब्रेक ले, फिलहाल मुझे रुकना होगा, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दंगल ड्रामा के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह की तमाम चीजें समाजवादी परिवार में नजर आ रही हैं, क्या वो वेल स्क्रिप्टेड हैं, जो एक के बाद एक परत दर परत खुल रही हैं, और क्या यही तैयारी की गई थी कि किसी भी तरह से छवि को चमकाया जाए अखिलेश यादव की? हमारी बहस जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज एक मुहिम चला रहा है जो बहुत ही खास है।
राघवेंद्र दुबे जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि बिना मुलायम सिंह यादव के पत्ता नहीं हिलता। अगर कोई पूछे पत्ता नहीं हिल रहा है, यहाँ तो जड़ें तक हिल गई हैं, पूरी पार्टी में तितर बितर मची हुई है, पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे पे हाथापाई पर उतर आए हैं। सवाल अब ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ये वेल स्क्रिप्टेड नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं काम किया है, लेकिन जनता की नज़र में लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा है हम जानते हैं। शायद उससे छुपाने के लिए, उससे माइंड डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्क्रिप्टेड, कोई अपने घर परिवार में कोई चाहता है कि झगड़ा हो, उसकी कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी जिस तरीके से बसपा नेता भी हमारे कह रहे थे कि इनके यहाँ वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं, मैं इनसे कहना हूँ, इनके 1 दर्जन नेता अभी चले गए, बड़े बड़े नेता, सबने एक ही आरोप लगाया कि बिना ये पैसे लिए कई करोड़ एक टिकट के लिए जाते हैं, तो टिकट लेके तब पैसे लेके तब टिकट दिया जाता है। तो ये मुझ पे क्या बताएंगे? और इन्होंने क्यों नहीं साबित कर पाया कि अखिलेश जी पे ये दाग है? और ये बता रहे छुपाने के लिए आप क्या कर रहे थे? आप विपक्ष में थे, बीजेपी वाले भी विपक्ष में थे। अगर आप जानते थे यहाँ पे कब्जा हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हुई, उस मामले को उजागर क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप तो नहीं कह रहे हैं, नहीं आप नहीं कह रहे। बहुत बार कई बार घर में झगड़ा होता है, माँ बेटे को कहती है तुझे मैं मार डालूंगी, तो इसका मतलब वो मार देती है क्या? ये अगर कोई बात हो गई, आप अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? आप इसका मतलब आप मान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, कहीं सरकार में कोई किसी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। नहीं कर पाए। अगर कोई काम करते तो आज ये झगड़े की जरूरत नहीं थी। एक बात मुझे बोल लेने दो, मुझे बोल लेने दो, मुझे कहीं दूसरे अभी चैनल पे जाना है। अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपके करोड़ों के घोटाले पत्थरों की मूर्ति पे हुए, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके कितने सीएमओ मार दिए गए? लॉ एंड ऑर्डर ठीक था आपके, कई इंजीनियर मार दिए गए चंदा के नाम पर, आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। और जहां तक बात कर रहा हूं बीजेपी की, मैं कहना लगता हूं बीजेपी अपने को वो गंगा समझती है। करोड़ों रुपया कमाया उस पत्थर की मूर्ति से। बीजेपी वाले, रुक जाइए, बीजेपी वाले अपने समझते हैं कि वो इस तरीके की गंगा है जहां पर कोई भी नाला नदी जो भी गिरेगी आके उसमें आके पवित्र हो जाएगी। अभी खुश हो रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी आ गई, अभी खुश हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। जो राम को गाली देते थे वो अब आके इनकी पार्टी में आ गए, अब आकर के शुद्ध हो गए। पहले कहते थे कि ये इस तरीके का भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो आप लोग, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपकी पार्टी में आ जाता है वो अच्छा आदमी हो जाता है, जब आपके नहीं आपकी पार्टी में जब आ जाता है तो अच्छा हो जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी रोए, जसवंत सिंह रोए, आपकी पार्टी में विवाद हुआ। मुरली मनोहर जोशी को जिस तरीके से आपने अलग किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने आपकी पार्टी पे रोज डेली आरोप लगाया। किसकी बात करें? सिद्धू आपकी पार्टी से भाग के चले गए। ठीक बात है, ये सही बात है। लेकिन राघवेंद्र जी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, मुकेश जी आप जवाब दीजिएगा उससे पहले, कि अगर बीजेपी गलत है तो क्या आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाता है गलत होने का? जनता को आप यही कहेंगे? क्या एक्सक्यूज है ये कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में इतना कार्य कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। शिक्षा, चिकित्सा, चाहे बिजली उत्पादन, उसके बारे में बात करें, झगड़ा क्यों दिखा रहे हैं? अमूल डेयरी जो केवल गुजरात में बीजेपी वाले अपना हक समझते थे, उन कार्यों के ऊपर रोड मांगते हैं। ड्रामा किस लिए हो रहा है प्रदेश में? अपनी बात पहले पूरी कर लेने दो, इसके बाद आपका मौका आएगा आप पूरा बोलें। लेकिन बीच में मैं आपको कह रहा हूँ जी, बसपा की भी वही दिशा अभी बीच में बोल रहे हैं, और बसपा की दिशा यह हो रही है कि रोड डेली इनके 2-4 नेता छोड़ के जा रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम किया था, अगर पैसे ले लेके अगर टिकट दे रहे हैं, तो इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, या अपने को बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग छोड़ के भाग रहे हैं पार्टी की पोजीशन, इसीलिए कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। टिकट क्यों बिक रहे हैं? नहीं, आपके तहत टिकट बिक रहे हैं, हमारे क्यों बिक रहे हैं? हमारी पोजीशन अच्छी है इसलिए टिकट बिक रहे हैं, यही हुआ ना इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना। सपा की मौजूदा सरकार, हमारी आज पोजीशन उत्तर प्रदेश में क्या है और आपकी क्या है, इसका आकलन कर लें। इतना बड़ा आप खत्म हो रहे हैं प्रदेश से, हमारी पार्टी आप प्रदेश से खत्म हो रहे हैं। टिकट नहीं बेचा। अगर हमारी कोई पोजीशन नहीं और आप कहते हैं हम टिकट भी बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब टिकट बेच रहे हैं, यानी हमारे ये कह रहे हैं कि टिकट बेच रहे हैं। अगर हमारी पोजीशन खराब है तो क्यों हमारे टिकट बिकेंगे? क्यों बिकेंगे? मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर हमारे टिकट, हमारी पोजीशन खराब है, हमें प्रदेश में हमारे नेता छोड़ के भाग रहे हैं,
एक तरफ आरोप लगा रहे हैं हम टिकट बेच रहे हैं, फिर कैसे लेगा कोई टिकट हमारा? फिर कैसे लेगा कोई टिकट हमारा? जब हमारी अगर कोई विवाद है हमारे यहाँ कोई छोड़ के नहीं भाग रहा। समाजवादी पार्टी, बिल्कुल हम लोग समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है, समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बचा। 2017 में भी सपा की सरकार बनेगी। देखिए ये इसलिए छोड़ के नहीं भाग रहा ना राघवेंद्र जी की, सबको लग रहा है कि मैं मुखिया हूँ और मुखिया की तो लड़ाई है, तो छोड़ के क्यों भागेगा? सब दावे कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल। अभी जो जिलाध्यक्ष की मीटिंग माननीय शिवपाल जी ने ली थी, उन्होंने साफ कह दिया था अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ सकता हूं। और उन्होंने कहा था अगले चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, उन्होंने बोल दिया था। नेताजी ने भी आज संकेत दे दिया कि आप संगठन पुलाव पकाते रहो। राघवेंद्र जी मेरे कुछ सवाल है, देखिए आप नेतागण आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, ये अभी जो अपडेट मिल रहा है मेरा रवि जो वो भी बता दो कि शिवपाल यादव की जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे, वो शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मिलने के लिए फिर से पहुंचे। हालांकि बीच बचाव की कोशिश हमने पहले भी देखी थी, हाथापाई पर उतर आए थे, लेकिन फिलहाल फिर से पहुंचे हैं वो देने पड़ेंगे। देखिए ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है नहीं है, ये तो वक्त ही बता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो एक सकता हूँ कि मन में बातें रहने से बढ़िया है वो सामने आ जाएं। आज बातें सामने आ गई हैं, नेताजी के सामने भी, मुख्यमंत्री जी के सामने भी, शिवपाल जी के भी सामने भी, और तीनों लोगों ने, नेताजी बड़े हैं, पार्टी के भी बड़े हैं, घर के भी बड़े हैं, सारी बात जानते हैं। दोनों लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने भी और शिवपाल जी ने भी ये कहा कि जो भी नेताजी करेंगे वो ऐसा ही होगा। आज बातें सामने आ गई हैं। मुझे लग रहा है इसके बाद वो लोग बैठे भी थे, मुख्यमंत्री जी और शिवपाल जी भी बाद में नेताजी से मिले थे, जैसी मैंने मीडिया में खबरें देखी। तो जब सामने आ गई हैं तो मुझे लग रहा है सुलझ भी जाएंगे। 10 बजे के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाइए। सिंह जी का नाम आ रहा है, उनको आप किस तरह देखते हैं? वो बात भी सामने आ गई है और सारी बातें आ गई हैं। जिस तरह की बात बाद में हुई कि किस तरह का षड्यंत्र हुआ, क्या गलत खबर छपी, क्या सही छपी, तो मुझे लग रहा है जब चीजें सामने आ गई, जब परेशानियां और बीमारियां पहचान ली गई हैं, तो उनके ऊपर एक फाइनल वर्ड भी नेताजी की तरफ से विचार करके आ जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। षड्यंत्र कर कौन रहा है? अब वो बात ही, सारी बातें आपके सामने मीटिंग में हो गई हैं। अब दोबारा से मुझसे बार बार क्या कहना, जब पार्टी के सामने आ गई, सब पे चर्चा हो गई और नेताजी को एक निर्णय लेना है, उसके बाद मैं कोई नाम लूं या वो लूं, ये मेरी गैर जिम्मेदारी वाली बात होगी। मैं एक्सपेल्ड जरूर हूं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नेताजी का, इस पार्टी के सब नेताओं का पहले भी समर्थक था, अनुशासित सिपाही था, आगे भी रहूंगा, पहले भी था, आज भी हूं। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसको विवाद की तरफ ले जाने वाली लगे। पूरे विवाद में पार्टी का भविष्य आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि पार्टी भविष्य बहुत अच्छा है। किसी ने पार्टी के प्रोग्राम पे सवाल नहीं उठाया, कार्यक्रम पे नहीं सवाल उठाया, नेताओं की साख पे नहीं उठाया। जो भी सवाल उठे हैं वो कम्युनिकेशन गैप, गलत सूचनाओं को देना, इन सब को लेके उठे हैं और वो बातें सॉर्ट आउट होने की स्थिति में। क्या मुख्यमंत्री जी की छवि भी धूमिल की जा रही, क्योंकि आज आशु मलिक जी का नाम? उदयवीर सिंह को आपने सुना और यहाँ पे कोशिश सिर्फ ये हो रही है कि यहाँ पूरी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और क्योंकि परेशानियां समझ में आ चुकी हैं, बीमारियां समझ में आ चुकी हैं, तब समझ में आ गई हैं तो इलाज भी हो जाएगा। यहाँ पे रवि जोत आप कुछ सवाल कर रहे थे। जी शशि, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो ये जितना भी ड्रामा चल रहा है समाजवादी पार्टी में, एक तो इसके टाइमिंग्स बहुत ऑड हैं। ये समझ में नहीं आता कि इस टाइम पर ऐसा ड्रामा समाजवादी पार्टी खुलेआम कर रही है, तो बहुत कम इसके अंदर में ये शक रह जाता है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड ड्रामा होगा। लेकिन मेन सवाल यहाँ पर जो उठकर आता है वो ये आता है कि इस सब के बीच में समाजवाद कहाँ रह गया? ये तो परिवारवाद हो गया या बाहुबलवाद हो गया, मैं इसको बाहुबलवाद कहूंगा। तो समाजवाद तो कहीं रह ही नहीं गया। आप नाम सुन रहे हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और जो हमारे नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, तो सिर्फ एक परिवार के बीच की बात रह गई। फिर यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखनी। अमर सिंह कहाँ से एकदम से आ जाते हैं? पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव ने ये बोला कि अमर सिंह ने मेरे को 7 साल की सजा होने से बचाया। शिवपाल यादव ने मेरे को चुनाव जिताया। तो अखिलेश यादव ने क्या किया? वो 4.5 साल से क्या कर रहे थे? आगे वो क्यों मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इतने सारे वो पहले भी कह चुके कि मेरा बेटा है इसीलिए मुख्यमंत्री बना, वरना तुम्हारी असली योग्यता क्या है? पूरी दुनिया के सामने उन्होंने पूछा है। तो असली बात ये आ गई कि यहाँ पर जो समाजवाद की राजनीति आपने उसको धत्ता बता दिया है। ये परिवारवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और किस तरह से यूपी को इन लोगों ने चलाया है वो तो इस बात से पता लग जाता है कि यहाँ पर क्राइम रेट किस तरह से बढ़ गया है पिछले 4 सालों में। तो मुझे लगता है कि यूपी की जनता को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं काम लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की जनता को इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर जीशांत हैदर भी लगातार जुड़े हुए हैं। जीशांत, सवाल अब ये है, जिस तरह की अभी हम देख रहे हैं समीकरण बनते हुए, बिगड़ते हुए, बार बार दिखाई ये भी रही है समाजवादी पार्टी की चीजें सुलझ गई हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें, परिवारवाद की बात हो रही है, लेकिन परिवारवाद को लेकर के सवाल कांग्रेस पर भी खूब उठाए जाते हैं।
जी शान, देखिए, परिवारवाद के तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पे भी उठाए जाते हैं, कांग्रेस पे भी उठाए जाते हैं, सपा के ऊपर भी उठाए जाते हैं, बसपा के ऊपर भी उठाए जाते हैं। हर जगह नेता हैं, उनके पुत्र हैं, कहीं रिश्तेदार हैं, कोई पार्टी उससे अछूती नहीं है। तो सिर्फ आप कांग्रेस के ऊपर कहें तो ये गलत होगा। और दूसरी चीज, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमें लगता है उनकी जो बीमारी है वो अब लाइलाज हो चुकी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, अभी उनके जो एमएलसी साहब थे उदयवीर जी, जो कह रहे थे कि उस पता चल गया है क्या बीमारी थी, अब उसका इलाज भी हो जाएगा, तो हमें लगता है बीमारी लाइलाज हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को स्टेज के ऊपर से झूठा कहा जा रहा है, वो भी एक विधायक के जरिए, क्योंकि शिवपाल जी इस वक्त सिर्फ विधायक है, वो मंत्री भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टेज के ऊपर से एक विधायक जो है झूठा कह रहे हैं, तो इसके और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक दूसरे एमएलसी साहब है जो सुनने में आया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रखा था, जिसके ऊपर जो है उनको बाद में उनकी कुछ पिटाई भी हुई है। तो हमें लगता है ये सारी चीजें बताती है कि समाजवादी पार्टी का कल्चर क्या है, समाजवादी पार्टी किस तरह की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में अब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, इतनी बिगड़ चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी में अब वो जो एक दरार पड़ गई थी वो इतनी गहरी हो चुकी है कि वो भरना अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुकेश वाजपेयी जी। देखिए, ये एक जब भी आप देखेंगे जो इस तरह की पार्टियां हैं, चाहे वो परिवारवाद वाली पार्टियां हों, चाहे एक छत्र जिसका पार्टी पे राज होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज है कि नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनती है, अध्यक्ष होता है, उसके बाद ये कितने देखिए ना आप, कितने हमारी जब से पार्टी बनी है कितने अध्यक्ष आए। इनकी पार्टी, आप मायावती जी को ले लीजिए, मायावती जी के बाद क्या आप किसी की उम्मीद कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर की सोच भी सकता है? क्या आप कांग्रेस पार्टी में आप सोच सकते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर का इनके अलावा सोच सकता है? देखिए, ये लोग उसी को अपने साथ रखेंगे जो इनके रिमोट कंट्रोल का काम करे, जो तरह चल पाएगा। जैसे मनमोहन सिंह जी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में रखा। मायावती जी भी अगर कहीं पे भी देखेंगी कि उनको खतरा लगेगा कि ये आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत उसको हटा देंगी या उसको निकाल देंगी। इसी तरह से आप देखिए, समाजवादी पार्टी की तो विडंबना ऐसी है कि इनके घर के अंदर सिर्फ इनके गाय बैल जो जानवर हैं उनको छोड़ के बाकी सब नेता हैं, सब किसी ना किसी पोस्ट में शामिल है। तो सही बात है। हाँ, तो ये तो पार्टी पारिवारिक पार्टी है ही है। और जहां तक बसपा का सवाल है, बहन जी के अलावा अगर किसी ने भैंस गाय नेता नहीं है तो आजम खान की भैंस गाय इंपॉर्टेंट तो थी। वो नेता से भी ज्यादा है, वो नेता से भी ज्यादा वीआईपी है। तो मैं तो ये तो देखिए ना, ये तो आप हम सब लोग देखते आ रहे हैं। प्रदेश की जनता अब इस राजनीति को समझ गई है कि जहां पे डिक्टेटरशिप वाली एक आदमी की जहां पे चलती हो, या जिस पार्टी में एक आदमी के अलावा और कोई वो ना हो, तो उस पार्टी का वजूद धीरे धीरे अब जनता समझ गई है और वो स्वीकार नहीं कर रही है। चौधरी मुनव्वर हसन, देखिए, मैं वाजपेयी जी को याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 के चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जिसे चाहा वो पार्टी का अध्यक्ष बना, और आइंदा भी यही होगा कि वो जो चाहते हैं पार्टी में, उनके अलावा किसी की मजाल नहीं कोई दखल अंदाजी कर दे किसी भी काम में। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं अपनी पार्टी को, तो ये देख लें। जी, मैंने वही तो दूसरी बात कि एक पार्टी अगर गलत कर रही है तो इससे आपको एक्सक्यूज नहीं मिल जाता, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप भी गलत करें। मेरी पार्टी में जब आपको लगता है कि बीजेपी में इस तरह से हो रहा है और ये गलत है, तो आपकी पार्टी में भी तो मेरी पार्टी में क्या गलत है? मेरी पार्टी की नेता, एक सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं ना बीजेपी से ना बसपा से हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात सुन के थोड़ा सा मैं मुस्कुराया इसलिए, अगर आप रोड पे जाएं और लोगों से पूछें 5 बीजेपी के नेता बताइए और 5 बसपा के नेता बताइए, तो मुझे लगता है कि लोग शायद बसपा का तीसरा नेता भी नहीं बता पाएंगे, बीजेपी के 5 में 10 नेता बता पाएंगे। आप बता पाएंगे, आप बसपा से हैं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो मेरा आपको यही जवाब है जो मैं बताऊंगा आपको। जो ना आप पूछिए कितने नेता है, मैं आपको सकता हूँ। दिल से आप बताइए, आप बहन जी के अलावा बहन जी की बात या बहन जी को जो पसंद ना हो वो बहन जी सुनना चाहेंगी या उस नेता को पसंद करना चाहेंगी? हमारे यहाँ जो आपने मिसाल दी, हमारे अमित शाह जी से राष्ट्रीय पार्टी को यूं ही नहीं हो जाती। मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, मेरी पार्टी में बहुत काबिल नेता हैं। आपके यहाँ जैसे होता है, एक आदमी ने जो कह दिया उसके अलावा किसी की मजाल नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी की जबान खुल जाए अगर आप आज की डेट में। दूसरी बात, जो प्रदेश सरकार कर रही है, वाजपेयी जी सुन लें, धैर्य रखें, जो प्रदेश सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, कि एक आदमी जो है ना आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे, और जो है ना जो उनकी लूट खसोट पे आज जो है ना
उत्तर प्रदेश का बंटाधार हुआ है और वो जा रहे हैं प्रदेश से, सेफाई में जो है ना जाने वाले हैं कुछ दिन के बाद। वो जो है ना वही आपकी पार्टी में आपकी पार्टी कर रही है सेंटर में। देखिए मुनव्वर जी, मैडम 3 तलाक पे इस पे उस पे, अरे भाई 2.5 साल में जो आप कर रहे हो वो आगे जनता को बताओ। आप जब इलेक्शन आता है उत्तर प्रदेश का, आप राम जी के पीछे चले जाते हो, अरे भाई कोई कुछ करते हो तो पब्लिक को वो बताओ, उसके ऊपर वोट लेना। देखिए आप दोनों जवाब देंगी मैडम, जो है इन्हें जवाब देने दीजिए। महिलाओं के बारे में परेशानी होगी, लेकिन आपके तबके की जो महिलाएं हैं वो खुश हैं। आप महिलाओं के हक के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटर सरकार लोगों को भटकाना चाहती है, उन्हें अपने कामकाज का जवाब न देना पड़े, इसलिए कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी लव जिहाद ले आते हैं। अरे भाई कुछ करके प्रदेश में या देश में लोगों को दिखाओ। मैं कह रहा हूँ प्रदेश में और देश में कुछ करके दिखाओ। प्रथा चलाए रखी आपने, वोट मांगते रहोगे, प्रथा खत्म होने को आ गई है। राम के नाम पे कब तक वोट मांगते रहोगे? विकास के नाम पे हमारी वोट बहनें, मांगते हमारे दिखाओ। अल्पसंख्यक बहनें धन्यवाद कर रही है मोदी जी का कि एक एक पहला ऐसा वोट मांग के दिखाओ प्रधानमंत्री है जिसने हमारे बारे में सोचा। आज में बताओ हमने ये किया है। आप जो ना सुन तो जब नहीं, इलेक्शन आते हैं राम के नाम को लेके आके आ जाते हैं, भावुक करके लोगों को वोट नहीं देते। अरे भाई कुछ करके दिखाओ ना। सुन तो देखिए, आज हमारी बहनें जो हैं, मुसलमान बहनें, वो खुश हैं इस बात पे कि आज ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी सोचा, नहीं तो हमको तो वोट बैंक समझा, जिसने समझा उसने सिर्फ अरे वोटिंग करा लो, पता लग जाएगा। 50,000 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। 50,000 महिलाएं आपकी देश में करोड़ों महिलाएं, करोड़ों मुस्लिम महिलाएं वोटिंग करा लो, इसके ऊपर पता लग जा चुकी है, वो भी तैयार हैं कि आपके फेवर में या हमारे फेवर में। फेवर नहीं, ये देखिए किसी के फेवर की बात नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, ये महिलाओं के अधिकार की बात है, ये फेवर की बात नहीं है, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सिग्नेचर करके दे चुकी हैं जो महिलाएं, जाकिया जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले को कोर्ट लेकर पहुंची है और उनके साथ 50 लाख से भी ज्यादा महिलाएं वो बता रही हैं और जिसमें मुहिम वो चला रही है, 12 लाख महिलाओं के सिग्नेचर्स हैं उनके पास। उन महिलाओं के बारे में सुने मुनव्वर हसन, या फिर हम आपकी बात सुने? आप प्रगतिशीलता की बात, आप 3 तलाक के पक्ष में है क्या? सरकार क्या कर रही है? प्रोपेगेंडा है? एक सेकंड सवाल पूछ लें, ये तलाक, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लें। आपने जो बोला नरेंद्र मोदी किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका सवाल जायज है, लेकिन अगर आप ये कहें कि 3 तलाक ठीक है, नरेंद्र मोदी ये गलत कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का मतलब सिर्फ हंगामा मचाना या फिर अपने अपीजमेंट को बचाकर रखना नहीं होता, ये भी आपको मानना पड़ेगा। रवि जो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो अभी ये 3 तलाक के मुद्दे को उठाया और जो टाइमिंग्स हैं, बहुत ही ज्यादा उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप देखिए 70 साल, और बुरा मत मानिएगा चौधरी साहब, 70 साल तक मुस्लिम समुदाय का सब पार्टियों ने फायदा ही उठाया है, शोषण किया है अपीजमेंट के नाम पर। तो आज अगर कोई इंसान, मेरी बात सुनिए, आज अगर कोई इंसान उठकर आपके ही समुदाय की और देखिए 3 तलाक में रिसीविंग एंड में कौन है? औरतें आदमियों को तलाक नहीं दे रही, SMS पे औरतों को तलाक मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस डिबेट के अंदर में आप 3 तलाक के मुद्दे को ले आए, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, 3 तलाक का मुद्दा नहीं था, फिर भी जवाब दे दीजिए। ये 3 तलाक का मुद्दा नहीं है। देखिए मैडम, सर ये एक लॉ है, मुस्लिमों का कानून है, तो फिर चोरी में भी क्रिमिनल लॉ में भी लाइए ना, चोरी करने के बाद हाथ कटवाइए, आंख निकलवाइए। या तो मेरी बात पूरी होने दे मैडम, मतलब कम से कम मेरी पूरी बात तो होने दें। आप समझे तो तभी तब आप एक बात बोलूंगा, आप रोक देंगे। आप मेरी पूरी बात होने दीजिए। बातें एक ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी कोई बात नहीं, उनसे सबसे अलग मिलेगी आपको, लेकिन समझना होगा। समझाइए। 3 तलाक के लिए सरी कानून है, दूसरा कोई कानून उस पर नहीं बन सकता। लेकिन सुन लीजिए पूरी बात, लेकिन अगर उस सरी कानून में कोई कमी है किसी भी तरीके से, तो उस पर दबाव बना के उसमें चेंजिंग करानी चाहिए। जिस तरीके से जो ना उल्टा हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस टाइम भी सरी कानून था और उसके बाद भी था, जब उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सुन लो। उस पे अगर जो है ना कोई कानून नहीं बना, कानून अलग है, ये डिबेट अलग है, ये लंबी डिबेट है, 2 मिनट। बिल्कुल डिबेट लंबी है, लेकिन अगर वो लोग गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो है ना पुरुष गलत कर रहे हैं,
तो उस कानून में बदलाव आ सकता है, उस पर दबाव बना के जो ना बदलाव लाया जा सकता है। आप अपना कानून बना के नहीं रख सकते, आप अपना नया कानून बना के नहीं रख सकते। कानून नहीं चलेगा, समुदाय के लिए अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मुस्लिम समुदाय की औरतों के लिए ये कानून अच्छा रहेगा। ये अनबायस्ड व्यू है मेरा। वही होगा जो मुस्लिम बहनें चाहेंगी, वही होगा। मुनव्वर हसन, इस तरह की डिबेट में हम आपको बाद में बुलाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने से बहुत बात लंबी होगी। लेकिन आपकी इस बात से मैं 1% भी सहमत नहीं हो सकती। एंड बीइंग अ महिला, बीइंग अ गर्ल, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। जो पति आपको 3 बार व्हाट्सएप पे लेके तलाक लिखकर तलाक दे दे, जो अधिकार पत्नी के पास ना हो, सिर्फ पति के पास हो, कितना सफर महिलाएं कर रही हैं। कहना चाहता हूं कि एक आदमी दारू पी के आता है और अपनी बीवी को तलाक दे देता है, बिल्कुल गलत है। बाद में बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बार हम इस पर शो भी कर चुके हैं। हम फिर से लौटते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर कर क्या रही है और आगे आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। जीशांत है तो आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या इस तरीके से एक्सक्यूजेस दे देना कि ये पार्टी ये कर रही है तो हमारे यहाँ ऐसा, इन्होंने इतना करप्शन किया है तो हमारे यहाँ ऐसा, ये ठीक है जनता के साथ, क्या ये छल नहीं है? बिल्कुल। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस तरह से रामगोपाल यादव जी ने शिवपाल यादव पे, शिवपाल यादव जी ने रामगोपाल जी पे, रामगोपाल जी की चिट्ठी आपने देखी होगी कि किस तरह से शिवपाल जी ने कहा, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार कई मंचों से कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जो है जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आज शिवपाल यादव ने कहा जिनकी कोई औकात नहीं थी, उनको जो है 4-4, 5-5 फॉर्च्यूनर पे। तो देखिए, ये सारी चीजें आज 4.5 साल बाद, 5 साल बाद जब 2 साल आचार संहिता के लगे, अब क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल लूट लाट के जो ना साथ बन गए। जब ये लोग 5 साल में, जब पारिवारिक झगड़ा हो रहा है तब बोल रहे हैं। इनके ये उस वक्त क्यों नहीं बोले जब इनके आंख क्यों, मुख्यमंत्री क्यों आंख बंद किए हुए थे, शिवपाल जी क्यों आंख बंद किए हुए थे, रामगोपाल जी, मुलायम सिंह जी क्यों आंख बंद किए हुए थे? मतलब भ्रष्टाचार होता रहा, जनता लुटती रही, प्रदेश लुटता रहा, लेकिन कोई नेता नहीं बोला। आज जब एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, पारिवारिक कला हो रही है, जी पारिवारिक कला हो रही है, तब सबको प्रदेश की जनता की और लोगों को सब एक दूसरे को बता रहे कि तुमने इसको नहीं उठाया, प्रदेश की जनता भली बात समझ चुकी है कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या शासन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, तो सिर्फ नहीं सिर्फ भारतीय, मैं हालात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी बची है जो प्रदेश को विकास की राह पे ले जा सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरा देश बर्बाद किया हुआ है। कहाँ आप प्रदेश को, अरे आप तो आलू के फैक्ट्री बोलने देंगे। और समय की कमी, माफ कीजिए, क्या बात है आप आलू की फैक्ट्री यार, आप लोग सरकार में सरकार झूठ बोल बोल के आप होता है। लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जनता सब समझ रही है। सबसे समझदार अगर कोई है तो वो है जनता, और उम्मीद हम यही करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी लालच के आधार पर वोट नहीं करेगी। बहुत ही सोच समझकर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण वोट का इस्तेमाल करेगी और वोट जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से। जय हिंद।